गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण क्षार और कुछ महत्वपूर्ण लवणों के उपयोग देखेंगे आज हम। तो पहले देखते हैं हम अम्ल के उपयोग। अम्ल, देखो यहाँ पर दो तरह के अम्ल देखेंगे हम। एक तो होते हैं खनिज अम्ल, खनिज अम्ल कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। ये कौन से अम्ल कहलाते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ये प्रमुख खनिज अम्ल है, ये ध्यान रखेंगे। एक होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें पादप और जंतुओं से, ठीक है। पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल। कौन कौन है कार्बनिक अम्ल? जैसे साइट्रिक अम्ल, जैसे टार्ट्रिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये सब कैसे अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। इसको हमने पहले वीडियो में, जो हमने पहला वीडियो देखा था अम्ल और क्षार का, उसमें भी बताया था। जैसे साइट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें नींबू से। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? इमली से। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिरका से। तो ये सारे के सारे कैसे अम्ल हैं? कार्बनिक अम्ल हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका सूत्र याद होना चाहिए बच्चों सबको। क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं क्या? अम्लों का राजा। ये सबको पता होना चाहिए। अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ एसिड। क्या कहते हैं इसको? किंग ऑफ एसिड। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अम्लों का राजा कौन है? कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? एक तो इसका उपयोग करते हैं हम बैटरी में। जो बैटरी आती है ना, हमारे इन्वर्टर की बैटरी, कार में बैटरी लगी होती है। ये देखो, आपको बोर्ड यहाँ स्क्रीन पे डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा बैटरी का। लगी होती है हमारे घर में इस तरह की बैटरियाँ। इन बैटरियों में क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक, जिसको बोलते हैं तेजाब, ठीक है। तो तेजाब क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इन बैटरियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसमें? सेल में भी किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जितनी ज़्यादा हो रही है, यानी जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल किसी देश में काम में लिया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ उतना ही ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उद्योगों के अंदर। किसी भी देश में औद्योगिक विकास की दर निर्भर करती है वहाँ खपत होने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पर। जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल वहाँ उपयोग में आ रहा है, जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च हो रहा है,
इसका मतलब औद्योगिक विकास उतना ही ज़्यादा हो रहा है उस देश के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा है, ये सबको याद होना चाहिए। इसका उपयोग बैटरी में, सेल में और उद्योगों में किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से ही पता चलती है वहाँ औद्योगिक विकास की दर। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, देखा है आपने HCl? नहीं देखा, देखा होगा HCl, पानी के जैसा ही होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका उपयोग करते हैं हम सिंक को साफ करने में, सैनिटरी का जो भी सामान होता है सैनिटरी की सफाई की जाती है। इसके अलावा उद्योगों में बॉयलर लगे होते हैं, मशीनों में लगे होते हैं बॉयलर, उन बॉयलर की सफाई भी किससे की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है। ठीक है, सैनिटरी, सिंक आदि की सफाई करते हैं इससे। एक होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, HNO3। ये सूत्र सबके पता होने चाहिए हमें। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। इसके अलावा इसका उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, सोने चांदी के आभूषणों की सफाई करने के लिए इसका उपयोग करके उनको साफ किया जाता है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग से। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों से बनाया जाता है क्या, एक्वा रेजिया। क्या बनाया जाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक्वा रेजिया बनाया जाता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। कैसे, 3 भाग तो किसके, HCl के, और 1 भाग किसका, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है तो बन जाता है एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया कहाँ काम आता है, एक्वा रेजिया में धातु को घोलने की क्षमता होती है, किसी भी धातु को अपने अंदर घोल लेता है। ये सोने को अपने अंदर घोल लेता है, सोने जैसी धातु को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, घोल लेता है, यानी सोना इसके अंदर घुल जाता है। किसमें, एक्वा रेजिया में। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में एक्वा रेजिया क्या होता है। तो 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है उसे ही कहते हैं एक्वा रेजिया। और क्या काम आता है, ये धातुओं को घोलने के काम में आता है। इसमें सोने जैसी धातुएं भी घुल जाती हैं। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, एक्वा रेजिया इस तरह का होता है और इसमें धातुएं घुल सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। खनिज अम्ल कौन कौन हैं पता होने चाहिए हमें। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं पता होनी चाहिए, जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना वो सब कार्बनिक अम्ल ही होते हैं। अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, किसी देश की औद्योगिक विकास की दर किस पर निर्भर करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के खपत की दर पर निर्भर करती है। समझ गए। एक्वा रेजिया क्या होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण ही होता है एक्वा रेजिया। क्लियर, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब कुछ प्रमुख क्षार का उपयोग देखते हैं। प्रमुख क्षार इसमें देखेंगे हम, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं इसका उपयोग। इसके अलावा इसका उपयोग करते हैं साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, साबुन और अपमार्जक, जो साबुन बनाया जाता है उसमें डाला जाता है NaOH, और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, अपमार्जक बनाने में भी करते हैं। अपमार्जक जिसको बोलते हैं हम डिटर्जेंट पाउडर, वो भी बनाया जाता है किससे? NaOH से। इसके अलावा एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या सूत्र है इसका? CaOH होल ट्वाइस। ये होता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? खेतों की या भूमि की या मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए। जैसे मृदा जो होती है, मृदा क्या है पता है? जहाँ पर फसल उगाते हैं वो मृदा है। खेत में मृदा की जो pH है, अगर मृदा अम्लीय हो जाए, मृदा अम्लीय जब हो जाती है तो उसमें फसल अच्छी नहीं होती, उत्पादन कम होता है। तो उसको सही करने के लिए, मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। CaOH का उपयोग करते हैं किसमें? मृदा की अम्लता को कम करने में। मृदा की अम्लता कम करते हैं इससे। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, सफ़ेदी करते हैं ना, सफ़ेदी जो की जाती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो सफ़ेदी करने में, मृदा की अम्लता को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये याद रखेंगे सब। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है इसका सूत्र? MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखा है इसको? देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। पेट में अम्लता हो जाती है, अम्ल ज़्यादा हो जाता है पेट में, तो उसको उदासीन करने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दूध के जैसा दिखाई देता है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, दूध के जैसा होता है। इसको पीने से पेट के अंदर जो अम्ल है ना, वो कम हो जाता है, उदासीन हो जाता है। हमने पढ़ा है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन। तो अगर पेट के अंदर अम्ल बन गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कोई क्षार लेना पड़ेगा। पेट में अम्ल बन गया तो हमें क्षार पी लेंगे, तो वो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर देंगे और पेट को क्या कर देंगे? उदासीन। ठीक है, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH होल ट्वाइस। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे सब। समझ में आ गया ना सबको? नोट कर लीजिए तो समझ में आ गया तो सबको। कुछ प्रमुख लवणों के भी उपयोग देख लेते हैं हम आगे। कौन कौन से लवणों के उपयोग देखते हैं हम यहाँ। देखो, एक तो देखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम
कार्बोनेट। एक देखेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है? AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और एक देखेंगे हम फिटकरी। फिटकरी को बोलते हैं पोटास एलम। ठीक है, और इसका सूत्र मैंने बताया था पहले भी। क्या है फिटकरी का सूत्र? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये होता है फिटकरी, पोटास एलम। अब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज में आता है? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर, जानते हैं संगमरमर का पत्थर? संगमरमर का पत्थर देखा है आपने? नहीं देखा तो देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको संगमरमर। तो संगमरमर जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं संगमरमर के रूप में। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। सीमेंट जब बनाई जाती है ना, उसमें भी किया जाता है इसका उपयोग। इसके अलावा लोहे का निष्कर्षण करते हैं। लोहा जो धातु है उसके निष्कर्षण में भी किया जाता है। लोहा धातु जब प्राप्त करते हैं ना, धातु निष्कर्षण करते हैं, तो वहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, ये कहाँ काम आता है? एक तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। आजकल इसका यूज नहीं किया जाता या कम किया जाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल कैमरा होते हैं, अपन मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं। डिजिटल हो गए ना। पहले क्या होता था, जब कैमरे होते थे तो उनके अंदर रील डाली जाती थी, रील, और फिर फ़ोटो खींची जाती थी। तो वहाँ उपयोग होता था किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करके अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का भी काम करता है। किसका काम करता है? ये उर्वरक का। इसके अलावा ये विस्फोटक भी होता है। क्या होता है ये? विस्फोटक, विस्फोट कर देता है। अच्छा विस्फोटक है। अभी कल की न्यूज़ है, लेबनान के अंदर, लेबनान देश है, वहाँ बेरूत नाम की एक जगह है, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट में इतना भयानक विस्फोट हुआ था, आपने न्यूज़ पे देखा होगा, बहुत भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा हानि हो गई। बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारी बिल्डिंग ढह गई वहाँ पर। यानी अमोनियम नाइट्रेट में बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है। ठीक है ना, विस्फोटक पदार्थ है, और ज़्यादा मात्रा में एक जगह एकत्रित होता है तो विस्फोट कर देता है ये। फिटकरी। फिटकरी का उपयोग करते हैं जल का शोधन करने में। किसमें किया जाता है? जल का शोधन करने में। जल का शोधन कैसे? जैसे जल है, अशुद्ध जल है, जल के अंदर मिट्टी घुली हुई है या दूसरे पदार्थ घुले हुए हैं, अगर उसके अंदर अपन फिटकरी डाल देंगे तो जो मिट्टी है, जो गंदे पदार्थ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो नीचे जम जाएगी और पीने योग्य हो जाएगा। कौन? जल। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य जल बनाने के लिए उसमें फिटकरी डाल देंगे तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती है सारी नीचे बैठ जाती हैं, नीचे जम जाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल, देखो, जैसे हम ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ताप को थर्मामीटर से मापते हैं। इसी तरह हम लंबाई मापते हैं,
उसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका, लंबाई मापने वाले स्केल का, जो मीटर होता है या सेंटीमीटर में हम मापते हैं। इसी प्रकार किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पीएच स्केल का। ठीक है, तो पीएच स्केल का उपयोग करके अम्ल और क्षार की सामर्थ्य का पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा अम्ल है, कौन ज़्यादा अच्छा क्षार है, किसकी अम्लता कम है, किसकी अम्लता ज़्यादा है। ये पता लगाते हैं किससे, हम पीएच स्केल से। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। सांद्रता से मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितनी कम मात्रा है या ज़्यादा मात्रा में है उसमें हाइड्रोजन आयन। देखो बच्चों, आपको एक बार याद करना पड़ेगा। याद करो, हमने पढ़ा था ओरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना, और ओरेनियस के अनुसार अम्लों की बात की थी हमने। अम्ल जो होते हैं जल के अंदर H+ आयन त्यागते हैं। याद आया, जल के अंदर अम्ल को डालेंगे तो कौन से आयन आ जाएंगे, जल के अंदर H+ आयन आ जाएंगे। ठीक, अब पीएच स्केल का उपयोग करके हम उसमें कितने H+ आयन आए, H+ आयनों की सांद्रता कितनी है उसमें, उसका पता लगाते हैं पीएच स्केल का उपयोग करके। अब देखो पीएच होती क्या है। पहली बात तो पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, सोरेनसन। उन्होंने पीएच के बारे में बताया था सबसे पहले। ठीक है, और सोरेनसन ने क्या बताया था कि पीएच होती क्या है। पीएच को परिभाषित करें हम तो पीएच होती क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक। ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक को बोलते हैं लोग। लोग जानते हो, ऋणात्मक लघुगणक यानी लोग को ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक यानी लोग क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी पीएच बराबर होता है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस, लघुगणक यानी लोग, LOG लोग, और किसका, हाइड्रोजन आयनों का। तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन आयन और यहाँ लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस log H+ की सांद्रता। यहाँ लोग का मतलब तो है लघुगणक से, ऋणात्मक लघुगणक किसका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को व्यक्त करता है। तो यहाँ हमने शब्दों में लिखा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहाँ इसको हमने इस तरह लिख दिया, पीएच बराबर होती है माइनस log H+ की सांद्रता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हमने पढ़ा है कि विलयन में H+ आयन अस्थायी रहते हैं। पढ़ा था हमने, H+ आयन क्या होते हैं, अस्थायी। इसलिए ये किस में बदल जाते हैं, याद करो, H+ आयन अस्थायी होते हैं। और मैंने बताया था H+ आयन जल से क्रिया करके, H2O से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, H3O+। विलयन में जो H+ आयन होते हैं वो अस्थायी है और वो जल से क्रिया करके H3O+ बनाते हैं। H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ H+ की जगह हम लिख सकते हैं H3O+, क्योंकि H+ तो अस्थायी है, वो बदल जाता है किसमें, H3O+ में। तो जो H+ की सांद्रता होगी ना वही H3O+ की भी सांद्रता होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको,
pH बराबर माइनस लोग H प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे H3O प्लस। क्लियर? H प्लस बदल गया H3O प्लस में, इसलिए यहाँ लिख दिया H3O प्लस। तो pH बराबर हो गया माइनस लोग H3O प्लस की सांद्रता। अब देखो यहां हमें क्या पता चल रहा है, pH जो होती है ना वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। pH बराबर 1/H प्लस की सांद्रता, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगी तो pH में क्या आएगी, कमी। व्युत्क्रम हो गया ना ये, pH बराबर 1/H प्लस की सांद्रता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें वृद्धि हो गई तो pH में कमी आएगी, और इसमें कमी होगी तो pH में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो H प्लस की सांद्रता बढ़ने पर pH में कमी आती है, और H प्लस की सांद्रता घटने पर pH में वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, pH कम है इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, और pH ज़्यादा इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। ठीक, pH कम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा, और pH ज़्यादा इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम। उल्टे चलते हैं दोनों। अब देखो आगे, pH अगर जल की बात करें, शुद्ध जल की बात करें, तो जल में H प्लस आयन और OH माइनस आयन। जल का सूत्र क्या होता है, HOH। तो जल में कौन कौन से आयन होते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस। तो जल के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता ये बड़े ब्रैकेट्स दर्शाते हैं, H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर रहती है। दोनों की सांद्रता क्या रहती है, बराबर। इसलिए जल क्या रहता है, उदासीन। हम बात कर रहे हैं किसकी, उदासीन जल की। ठीक है, उदासीन जल में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या रहती है, बराबर रहती है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उदासीन जल की जो pH है वो कितनी रहती है, 7। उदासीन जल की pH कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। क्यों होती है 7, इसको भी पता लगा देंगे हम। देखो H प्लस की सांद्रता बराबर होती है OH माइनस की सांद्रता, और इनकी सांद्रता बराबर होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता की इकाई है, मोल प्रति लीटर। तो H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर है, और वो कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। यानी H प्लस की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, जिसको हम 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। और OH माइनस की सांद्रता भी इतनी ही है। इससे हम pH का मान पता लगाएं, क्योंकि pH बराबर क्या होता है, माइनस लोग H प्लस की सांद्रता। तो pH बराबर माइनस लोग, अब H प्लस की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁷। एक से तो कोई मतलब एक को गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁷। H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई, 10⁻⁷। अब इससे pH पता लगाएं हम, तो pH बराबर, देखो जब भी लोग को हल करेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, लोग को हल करेंगे तो यहाँ जो घात होती है ना वो आगे आ जाती है गुणा के अंदर। तो यहाँ घात कितनी है, -7, ये आगे आ जाएगी। अब ये माइनस का और ये भी माइनस का, जब ये आगे आ जाएगी तो ये माइनस आपस में गुणा हो जाएंगे, और ये बदल जाएगा किस में, pH किस में बदल जाएगा, प्लस में। ये माइनस गुणा होकर के प्लस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा लोग 7 लोग 10। ठीक है, ये 7 आगे आ जाएगा, माइनस का 7, तो माइनस से गुणा करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो pH बराबर हो जाएगी 7 लोग 10। अब कहोगे आगे क्यों आ जाएगा, ये लोग को हल करने का तरीका है, जो घात होती है वो आगे आती है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। अब pH बराबर हो जाएगी कितनी, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो pH लोग 10 का मान रख देंगे हम 1, यहाँ इसकी जगह 1 रख देंगे, तो pH बराबर आ जाएगी 7। क्लियर, समझ में आ रही बात।
देखो मैंने क्या कहा कि उदासीन जल की pH 7 होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों होती है 7? क्योंकि H+ की सांद्रता उदासीन जल में H+ की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता बराबर रहती है, और ये कितनी रहती है? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, यानी H+ की सांद्रता है इतनी। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि pH ज्ञात करने का सूत्र क्या है? -log H+ की सांद्रता। तो इस H+ की सांद्रता की जगह हम रख देंगे क्या? 10⁻⁷ रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये जो घात है वो आगे आएगी -7 आगे आ जाएगा, तो बदल जाएगा pH बराबर 7 log 10 में, और log 10 का मान होता है कितना? 1, तो pH बराबर आ जाएगी 7। ठीक, यानी उदासीन जल की pH कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है सबको। अगर विलयन अम्लीय है, कैसा है? अम्लीय, तो अम्लीय विलयन की pH 7 से क्या हो जाएगी? कम। 7 से क्या हो जाएगी? कम। ये ध्यान रखेंगे। और विलयन क्षारीय है तो pH हो जाएगी 7 से अधिक। ये चीज़ें याद रखने की हैं। समझ गए बात को? उदासीन जल की pH तो ऐसा, अम्लीय अगर है तो pH हो जाएगी 7 से कम, और क्षारीय है तो pH हो जाएगी 7 से ज़्यादा। मैंने अभी बताया था कि H+ की सांद्रता बढ़ती है तो pH घटती है, यानी विलयन अम्लीय है तो H+ की सांद्रता में क्या आ रही है? क्या हो रही है? वृद्धि, क्योंकि pH 7 से घटती जाएगी ना, pH घटेगी अम्लीय होगा, pH घट रही है इसका मतलब H+ की सांद्रता बढ़ रही है। और क्षारीय विलयन की pH 7 से ज़्यादा है, pH बढ़ेगी, विलयन जितना ज़्यादा क्षारीय होगा pH उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी H+ की सांद्रता उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उदासीन के अंदर H+ OH- की सांद्रता बराबर होती है। अम्लीय विलयन में H+ की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि pH घट जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अम्लीय विलयन में H+ की सांद्रता बढ़ जाती है और pH घट जाती है, और क्षारीय विलयन में pH बढ़ जाती है यानी H+ की सांद्रता घट जाती है। ये ध्यान रखेंगे। प्रबल अम्ल की pH उतनी ही कम होती है और प्रबल क्षार की pH उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा अच्छा क्षार होगा pH उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना अच्छा अम्ल होगा pH उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखेंगे। pH जब मापते हैं तो pH में pH स्केल देखेंगे हम, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको pH स्केल लिखा हुआ है ना, एक तरफ लिखा हुआ है एसिड, एक तरफ लिखा हुआ है बेस। ठीक है, और कितने तक अंक लिखे हुए हैं इसमें? स्केल में कितने तक अंक लिखे हुए हैं? 0 से 14 तक अंक लिखे हुए हैं। बीच में क्या है? 7। तो 0 से 7 तक तो क्या है? अम्ल होगा। जिसकी pH 0 से 7 तक है वो अम्ल है। 7 से कम, 7 आ गई फिक्स तो वो है उदासीन, और 7 से 14 तक जिसकी pH है वो है क्या? क्षारीय। ये ध्यान रखेंगे। 7 पर उदासीन है, 7 से नीचे की तरफ आएगा अम्ल, 7 से ऊपर की तरफ जाएगा क्षार। ये स्केल में देखो आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं pH के उपयोग क्या होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? अगर हमें pH पता हो तो हमें बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। अगर हमें ये पता हो ये पदार्थ अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये अम्लीयता के कारण होता है, ये क्षारीयता के कारण होता है, तो हम बहुत सी बातों का क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, pH स्केल से हम pH पता लगाते हैं। pH आ गई, pH 7 से कम तुरंत समझ जाएंगे हम, 7 से कम आ रही है हम समझ जाएंगे अम्लीय है। pH 7 से ज़्यादा आ रही है हम तुरंत समझ जाएंगे क्षारीय है। ठीक है, और फिर उनको सही करने के लिए क्या करेंगे? अगर अम्ल है, pH 7 से कम आ रही है और हमें उदासीन करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे हम? क्षार। ये ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अगर कोई अम्लीय है पदार्थ उसमें क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, और कोई क्षारीय है तो उसमें अम्ल मिलाएंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह पीएच का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। देखो हमने बात की थी, देखो पीएच का महत्व देख रहे हैं हम। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे आमाशय में जठर रस निकलता है और जठर रस से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हमारे आमाशय में जठर रस से, यानी हमारे पेट में निकलता है जठर रस, और जठर रस में होता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हो जाती है एसिडिटी, अम्लता। ठीक है, तो पेट में हो जाती है जलन, और पेट में जलन होने से बेचैनी हो जाती है, घाव भी हो जाते हैं आमाशय के अंदर। तो अब इसको कैसे ठीक करें? अभी मैंने क्या बताया कि अम्लीयता को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? क्षार का उपयोग करते हैं। तो जब पेट में अम्लता हो जाती है तो उपयोग करते हैं किसी क्षार का, और इसके लिए उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करने से इसको अगर हम पिएंगे तो ये आमाशय में जा कर के एसिड से रिएक्शन करेगा और उदासीन कर देगा और हमें आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो पेट की अम्लता को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? किसी क्षार का उपयोग करेंगे, और सामान्यतः इसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो दूसरी बात देखें हम। देखो हमारे मुंह की जो पीएच है, हमारे मुंह की पीएच वो कितनी होती है? 6.5। 6.5 का मतलब लगभग उदासीन रहता है। 7 पीएच होती है तो उदासीन, 6.5 से 7.5 तक उदासीन ही माना जाता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो उस खाने से क्रिया करते हैं। हमारे भोजन जो हमने खाया है, दांतों में रह जाता है भोजन, तो वहाँ उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं उससे क्रिया करेंगे। क्रिया करके क्या बना देते हैं? वो एसिड बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। तो मुंह में अम्ल बनने से पीएच घट करके कितनी हो जाती है? 5.5 हो जाती है हमारे मुंह की पीएच। और पीएच 5.5 होने के कारण दांतों को नुकसान होता है। फिर पीएच कम होने के कारण दांतों पर जो इनेमल होता है, दांतों पर परत होती है इनेमल की परत, वो परत हट जाती है, वो नष्ट होने लग जाती है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। समझ गए बात को? क्या कहा मैंने? हमारे मुंह की पीएच कितनी होती है? 6.5। जब हम खाना खाते हैं तो हम जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में उपस्थित हैं वो क्या करते हैं? खाने से, भोजन से क्रिया करके क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं, जिससे पीएच घट करके कितनी हो जाएगी? 5.5। तो हमारे दांतों पर जो परत है इनेमल की परत, वो नष्ट होने लगती है, जिसके कारण दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय पदार्थ का उपयोग या दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। दांतों को साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो आपके दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो दांतों को साफ करना चाहिए आपको। सुबह भी साफ करना चाहिए और हो सके तो शाम को भी साफ करना चाहिए। दांतों पर ब्रश करते रहना चाहिए, जिससे दांत खराब नहीं होंगे, नहीं तो टूट जाएंगे आपके दांत। अब देखो आगे, कीटों का डंक। देखो चींटी है, चींटी खा लेती है तो जलन होती है ना आपके। मधुमक्खी है, मधुमक्खी काट लेती है, डंक मार देती है तो जलन होने लग जाती है हमारे। जहाँ पर भी मधुमक्खी या चींटी काटती है, डंक मार देती है तो क्या हो जाती है? जलन हो जाती है।
और जलन हो जाती है और वहाँ पर थोड़ा सूजन भी आ जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके डंक में होता है एसिड। क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी के डंक में। तो जैसे ही डंक मारती है फॉर्मिक अम्ल अंदर छोड़ देती है, जिससे जलन होने लग जाती है। अब उसको कैसे सही करें? अगर वहाँ पर हम किसी क्षार का उपयोग करें, इसके लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसको हम उस जगह लगा लें पानी में घोल करके थोड़ा सा, और उसको लगाएंगे तो फिर हमें जलन नहीं होगी, क्योंकि जो डंक में अम्ल था वो उस क्षार से, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। समझ गए? तो ध्यान रखना, अगर आप आगे से कोई मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो किसका यूज़ करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन का। लेकिन बहुत ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं डालना है उसमें, कम, और उसका विलयन बनाएंगे और उसको धो लेंगे उस जगह से। ठीक है। इसके अलावा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा सुनिए आपने? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा, देखो पहले ये माना जाता था कि वर्षा का जो पानी होता है ना वो शुद्ध होता है। अम्ल वर्षा से जो पानी आता है वो बिल्कुल शुद्ध आता है, लेकिन वो भी आजकल अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि प्रदूषक पदार्थ जो हैं, जैसे मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें होती हैं, जैसे SO2 गैस होती है। ठीक है, ये गैसें क्या करती हैं? ऊपर जा कर के और अम्ल बना लेती हैं। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बन जाता है ऊपर जा कर के, और ये अम्ल बारिश के साथ नीचे आता है, और अम्ल नीचे आकर के और मृदा को, भूमि को क्या कर देता है? अनुपजाऊ कर देता है। जहाँ पर भी अम्ल गिरता है नुकसान पहुँचाता है, बड़ी बड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाता है ये। ठीक है ना? उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। समझ में आ गई बात? तो जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, कौन से प्रदूषक? जिनमें SO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है, ये ऊपर जा कर के क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये बना लेते हैं। और फिर ये H2SO4 नाइट्रिक अम्ल बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो फिर ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पादपों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। जो इमारतें होती हैं, हमारी बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, उनको भी हानि पहुंचाते हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मृदा की pH, मृदा तो जानते हैं ना, जहाँ हम फसल उगाते हैं। मृदा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ना वो मृदा ही होती है। अब मृदा जो है, इसकी pH का पता लगाते हैं pH स्केल से। अगर मृदा की pH कम है यानी मृदा अम्लीय है, मृदा की pH ज़्यादा है इसका मतलब मृदा क्षारीय है। तो मृदा की pH पता लगाकर हम उसकी प्रवृत्ति पता लगा लेते हैं कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, और फिर उसमें ऐसा पदार्थ डालते हैं जो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को कम कर देता है, और उसी के अनुसार उसमें हम फसल डालते हैं। ठीक है, तो मृदा की pH का पता लगा करके उसी के अनुरूप उसमें फसल डाली जाती है, उसी के अनुरूप उसमें उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह अगर हमें pH पता है तो pH का उपयोग करके हम विभिन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या, हमारे पेट की pH घट गई यानी पेट में अम्लता हो गई, तो उसको दूर करने के लिए हम किसी क्षार का उपयोग करेंगे, और इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ये ध्यान रखना। मुंह की pH कम हो गई, मुंह के अंदर खाना खाने के बाद बैक्टीरिया ने अम्ल बना दिया, pH कम हो गई, दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर किसका उपयोग करते हैं? हम क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं, दंत मंजन का उपयोग करते हैं। ठीक, कीटों का डंक, कीट के डंक में कौन सा अम्ल होता है? कीटों के डंक में अम्ल होता है, चींटी के में, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो हमें क्या पहुंचा देता है?
नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जलन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्षार का। कौन क्षार का उपयोग करेंगे उसके लिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन का उपयोग करेंगे। अम्ल वर्षा क्या होती है पता लग गया? अम्ल आते हैं वर्षा के साथ और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। मृदा की pH का पता लग जाता है तो हम कौन सी फसल उगाएंगे ये हम उसका चुनाव कर सकते हैं। समझ गए? तो सारे टॉपिक आज जो हमने पढ़े आपको समझ में आ गए। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और पढ़ाई करते रहना है, नियमित रूप से पढ़ाई करना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों? और जिसने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे और लगातार देखे। ठीक है?